हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज फियर किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। इसका मतलब सीधा सा ये बच्चों कि कई स्टूडेंट्स है ना ऐसे हैं जो केपेबल हैं करने के लिए, लेकिन कंपटीशन के डर से, हार जाने के डर से वो पहले ही गिव अप कर देते हैं। आपने कई बार देखा होगा आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा होगा जो आप जिसको हर चीज का नॉलेज होगा, हर चीज उसको पता होएगी, राइट। आप उससे कुछ भी पूछो, उसके पास इतना जीके का भर भर के ज्ञान है, बट स्टिल वो अभी तक शायद हो सकता है आपके कॉलेज पास आउट हो गए 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, वो अभी तक अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाया, बिकॉज उसको कंपटीशन से डर लगता है, उसको इस बात से डर लगता है कि अगर मैं फेल हो गया तो इससे बेहतर है कि मैं अटेम्प्ट ही नहीं करता हूँ। तो क्या होगा, एटलीस्ट ये तो रहेगा कि मैंने किया ही नहीं अटेम्प्ट, इसलिए मैं कर नहीं पाया। ये मेंटालिटी भी बहुत ज्यादा खतरनाक मेंटालिटी है, क्योंकि इससे जो है हम एक बहुत केपेबल होनहार व्यक्ति जो किसी अच्छी पोस्ट पे, अच्छी जगह पे हो सकता था, वो खो सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज ये हो जाती है कि आपके अंदर फिर इतना इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है उस व्यक्ति के अंदर कि सब उससे आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो खुद को इतना नेगेटिव देखता है कि मैं कर सकता था बट मैंने नहीं किया, और दूसरों को सेटिस्फाई करने के लिए कि मैं कर सकता था बट मैंने एग्जाम ही नहीं दिया, मैंने किया ही नहीं इसलिए मैं नहीं कर पाया, अदरवाइज मेरे में पूरी कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो उस फेयर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, बिकॉज फेल तो आप बाद में होंगे, फेल तो आप तब होंगे ना जब अटेम्प्ट करेंगे। अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, उससे पहले ही पीछे हट जाएंगे, तो वो फेलियर भी नहीं होगा, वो आपका डर आपके ऊपर हावी हो जाएगा और आपका सपना टूट सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब मन की बात, हमें पता है प्रधानमंत्री जी का बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट, मतलब जितने अभी तक के प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स हुए, उनमें सबसे ज्यादा जो जनता के साथ में एक इंटरेक्शन बना पाए वो इस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, उनका है। और उन्हीं का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है मन की बात, जिसमें वो जो भी करंट सिनेरियो है, जो भी करंट कोई बिल है उसके ऊपर चर्चा, जो भी उनने काम किया है उसके ऊपर चर्चा, आगे क्या करने वाले हैं उसके ऊपर चर्चा, ताकि लोगों के अंदर उनकी जानकारी जा सके कि हमारी सरकार क्या काम कर रही है। जो यूजुअली क्या होता है, विपक्ष जो है नेगेटिव कर देता है, या विपक्ष जो है उनके अगेंस्ट में बोलता है कि देखो जी प्रधानमंत्री ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, इतने करोड़ का हवाई जहाज लेके जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है। तो उन चीजों से जनता भ्रमित ना हो, इसके लिए मन की बात कार्यक्रम किया गया था स्टार्ट। और उसका मेन जो कार्य था कि लोगों के बीच तक पहुंचना, क्योंकि आपको पता है रेडियो, कई दूर दराज के इलाके जहाँ पे बिजली नहीं आती अभी भी वहां पे रेडियो चलता है, ठीक है। तो रेडियो के सिग्नल, वो फ्रीक्वेंसी हर चैनल पकड़, हर जगह पे इंडिया में पहुंच है। तो उन लोगों तक भी जो बिल्कुल रूरल बैकवर्ड एरियाज में रहते हैं, वहां तक भी उनकी मन की बात पहुंच पाती है, ठीक है। तो उसी के ऊपर आज चर्चा की गई है, पूरा का पूरा एनालिसिस किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फोकस एरिया ऑफ मन की बात हैव बीन वाटर एंड हेल्थ, यानी कि जो मुख्य बिंदु हैं जिनके ऊपर मन की बात में हर बार चर्चा होती है वो है पानी और हेल्थ। These are the two main areas which government is taking up on priority. ये दो ऐसे एरिया है जो गवर्नमेंट ने अपनी प्रायोरिटी में रखा हुआ, सबसे मुख्य बिंदु रखे हैं कि इनके ऊपर काम भी करना है, इनके ऊपर चर्चा भी करनी है। India's flagship citizen outreach program मन की बात, रिप्रेजेंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, कि इंडिया का जो बहुत ही एक प्रोमिनेंट, बहुत ही एक फ्लैगशिप वाला प्रोग्राम है, जिसमें जिसका पर्पस क्या है, लोगों तक, जनता तक, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना, इस एक्सटेंट तक कि एक एक सिटीजन तक पहुंचा जाए। उसका नाम क्या है, मन की बात। जिसको कौन प्रसारित करता है, प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर प्रसारित करते हैं। हैज कंप्लीटेड अ सेंचुरी ऑफ ब्रॉडकास्ट, जिसने 100 ब्रॉडकास्ट कंप्लीट कर ली, यानी कि 100 उनके मन की बात के कार्यक्रम हो चुके हैं, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक स्टॉक ऑफ द प्रोग्राम्स इम्पैक्ट एंड प्रायोरिटीज। तो अब ये बहुत ही एकदम सही टाइम है कि हम इसके ऊपर नजर डालें कि इस प्रोग्राम का इम्पैक्ट क्या रहा जनता के ऊपर, और इस प्रोग्राम की प्रायोरिटीज क्या रही, बाय एनालाइजिंग द थीम्स एंड फोकस एरियाज अक्रॉस द 100 स्क्रिप्ट। यानी कि जो भी उनके 100 भाषण हुए हैं, वो 100 भाषण उन्होंने 100 स्क्रिप्ट से पढ़े हैं,
तो उन 100 स्क्रिप्ट्स के अंदर में क्या क्या की फोकस एरिया था। अब जैसे हम एक पैसेज पढ़ते हैं तो उसमें भी हम थीम ऑफ द पैसेज बोलते हैं ना, तो डेफिनेटली अगर प्रधानमंत्री जी अगर कुछ भाषण दे रहे हैं तो वो ऐसा तो नहीं कि सो के उठ के चले आए, जो उनके मन में किया वो बात करने लग पड़े, ऐसा तो नहीं होता ना। वो पूरा एक स्क्रिप्ट होती है, पूरा एक एनालिसिस होता है कि पहले मैंने ये पॉइंट डिस्कस करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है ना। पूरा एक पैटर्न होता है, सेट पैटर्न होता है। तो वो स्क्रिप्ट के बारे में, जो उनकी 100 भाषणों की 100 स्क्रिप्ट है, हम उनको आज एनालाइज करने वाले हैं, ठीक है। This analysis, backed up by the data mining techniques, reveals important insights into the government's communication strategy. अब ये जो एनालिसिस है इसको डेटा माइनिंग टेक्निक्स द्वारा प्रमाणित किया गया है, यानी कि जो उनकी स्क्रिप्ट्स के अंदर डेटा है कि अच्छा उनने भाई और बहनों कितनी बार बोला एक भाषण के अंदर, या पूरे 100 भाषणों में भाई और बहनों कितनी बार बोला, उन्होंने कितनी बार अपना नाम लिया, कितनी बार किसी और व्यक्ति का नाम लिया, ये सब क्या है, डेटा है। वो डेटा माइनिंग टेक्निक्स क्या है कि हर एक भाषण में से जो एक कुछ कीवर्ड्स या की पॉइंट्स हैं उनको निकाला जाता है, ठीक है। जो कि हम अपने पैसेज के आंसर राइटिंग टेक्निक में भी करते हैं। अगर हमने पैसेज का आंसर देखना है कि हम पहले ही कीवर्ड्स या की पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेते हैं क्वेश्चंस पढ़ के, और फिर पैसेज पढ़ते हैं ताकि हमें थोड़ी क्लैरिटी हो, राइट। तो वही चीज यहाँ पे की गई कि इसके जो हम बताने वाले एनालिसिस, उसके पीछे हमारे पास स्ट्रॉन्ग डेटा है, हमने उन्हीं की स्क्रिप्ट्स में से पूरा डेटा निकाला है, ठीक है। और ये क्या बताता है, ये दर्शाता है कि गवर्नमेंट का मुख्य जो पहलू है, नजरिया है, वो क्या है, ठीक है। क्या उनकी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी रही, किस तरीके से वो भाषणों को अपने प्रेजेंट करते हैं कि फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, सेकंड क्या होना चाहिए, थर्ड क्या होना चाहिए, वो किस तरीके से इसको कैटेगराइज करते हैं। द की इश्यूज इट प्रायोरिटाइज, और मुख्य बिंदु क्या है जिनके ऊपर ये बातें करते हैं, चर्चा करते हैं। एंड द एरियाज वेयर इट कुड फोकस मोर, और उन एरियाज के ऊपर भी चर्चा करेंगे, वो एरियाज ये बताएंगे जहां पे मन की बात कार्यक्रम को और ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, या ये उन एरियाज पे और ज्यादा फोकस कर सकते हैं। One of the distinctive features of Mann Ki Baat is the use of communication as a powerful tool to reach out to millions of people across the country. अब सबसे ज्यादा इसका जो अच्छा एक डिस्टिंक्टिव, जो इसको बाकी हर एक प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से अलग करता है हमारे प्रधानमंत्री को अभी के, वो ये है कि उन्होंने कम्युनिकेशन यानी बातचीत को एक सबसे महत्वपूर्ण पावरफुल टूल समझा, ताकि वो लोगों के बीच में, जनता तक, एक एक व्यक्ति तक पहुंच सके, ठीक है। मिलियंस ऑफ पीपल रहते हैं, मिलियंस लोग, बहुत ज्यादा जनसंख्या है ना हमारे इंडिया की, तो हर एक व्यक्ति तक उनके मन की बात पहुंचे, इसके लिए उन्होंने जरिया बड़ा सही समझा। नहीं तो वो क्या करते, बाकी अभी तक के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो क्या करते थे, वो संसद में भाषण दे दिया, उसके बाद कहीं पे उनकी रैली रूली हुई तो वहां पे भाषण दे दिया। अब रैली हर एक गांव गली कूचे में नहीं पहुंच सकती, और हर एक गली कूचे नुक्कड़ से व्यक्ति उठ के उनकी रैली में नहीं पहुंच सकता, राइट। तो जो व्यक्ति रह गए उन तक उनकी डायरेक्ट बात कैसे पहुंचे बिना नमक मिर्च मसाला लगाए हुए, तो उसके लिए उन्होंने समझा कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छा टूल है, और इसके लिए हम लोग सोशल मीडिया का और हमारे टीवी चैनल्स का, हमारे जो भी हमारे पास सोर्सेज है जिनको लोग ज्यादा से ज्यादा फॉलो करते हैं, उनका इस्तेमाल करा, ठीक है। द प्रोग्राम हैज लेवरेज्ड सोशल मीडिया, यानी कि प्रोग्राम ने सोशल मीडिया का भरपूर फायदा उठाया, एंड अदर प्लेटफॉर्म्स टू एम्पलीफाई इट्स आउटरीच। सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म्स का, जैसे एफएम का, टेलीविजन का, मोबाइल फोन्स में, अपने एफएम तो मोबाइल फोन्स में भी होते हैं, उनका इस्तेमाल किया। इनफैक्ट जीमेल पे आपके पास पहले ही नोटिफिकेशन आ जाता है कि मन की बात कार्यक्रम इतनी तारीख को होने वाला है और आप जरूर उसमें भागीदार बने, राइट। और फिर बाद में भी वो आता है, मेल आती है कि कुछ ये बिंदुओं के ऊपर चर्चा की गई थी, और अगर आपने नहीं सुना है तो आप उसका रिकॉर्डेड वर्जन सुन सकते हैं, राइट। तो उनकी आउटरीच जो है, उनका एक्सटेंट जिस तक वो पहुंच सके, उनका जो तरीका है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। उसने सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया, दूसरे प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल किया अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए, ठीक है। यूजिंग हैशटैग्स like drugs free India, hashtag yes we can, hashtag incredible India, hashtag armed forces flag day, ये सारे हैशटैग्स इस्तेमाल। अब हैशटैग्स का मुख्य पर्पस भी क्या होता है कि एक वर्ड को, अगर सपोज करो किसी व्यक्ति को ये नहीं पता कि उसने कौन सी उनकी
स्क्रिप्ट सुननी है, कौन सा उनका, तो उसको ये पता होगा कि मुझे वो भाषण सुनना है जिसमें उन्होंने इंडिया पॉजिटिव या पॉजिटिव इंडिया का लोगो दिया था। तो वो हैशटैग पॉजिटिव इंडिया सर्च करेगा तो हो सकता है उसको कीवर्ड मिल गया, उसने सर्च करा। हैशटैग्स का मतलब ये होता है कि ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो जनता डेली बेसिस पे सर्च करती है, उनको वो हैशटैग्स बनाए जाते हैं ताकि वो हर एक के सर्च में विजिबल हो। ठीक है, among others to engage with the community। और ये कुछ हैशटैग्स बताए, कुछ तरीके बताए, हैशटैग्स बताए, और बाकी और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे वो क्या करे, कम्युनिटी से, हमारे लोगों से, जनता से इंगेज कर पाए। While observing, it appeared that certain hashtag campaigns had biannual frequency। अब हमने जब ऑब्जर्व करा तो हमने ये पाया कि कुछ हैशटैग कैंपेन्स जो हैं वो बाय एनुअल फ्रीक्वेंसी वाले हैं। अब बाय एनुअल के दो मतलब होते हैं, या तो होता है कि एक साल में 2 बार, 1 ईयर 2 टाइम्स, ठीक है, ट्वाइस अ ईयर जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा होता है 2 years 1 टाइम, यानी कि 2 साल में एक बार। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा बायनुअल बात करी, विद अ गैप ऑफ अराउंड 2 years बिटवीन मोस्ट ऑफ देम, यानी कि 2 साल में एक बार होता है। ठीक है, 2 साल का गैप रहता है फिर दोबारा। यानी कि जल शक्ति फॉर इंडिया वाला कैंपेन अगर अभी 2023 में स्टार्ट हुआ तो 2024 में नहीं होगा, 25 में नहीं होगा, 26 में आएगा फिर दोबारा। ठीक है, यानी कि एक कैंपेन के बीच में जो सिमिलर कैंपेन जब दोबारा होगा तो इन दोनों के बीच में 2 साल का मिनिमम गैप रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बायएनुअल का मतलब ये है। ठीक है, this approach has been effective in raising awareness about important issues and generating public interest in the program। तो ये अप्रोच क्या रही, ये अप्रोच बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हुई ताकि जनता के अंदर जानकारी, जागरूकता पैदा की जा सके और उनका इंटरेस्ट बनाया जा सके। अगर मैं हर लेक्चर में मैं सरकार की निंदा करती रहूंगी, हर लेक्चर में मैं सरकार की बुराई करती रहूंगी, तो 4-5 लेक्चर्स में आए तो आपको इंटरेस्ट आएगा। उसके बाद में आपको लगेगा यार क्या ये घिसा पिटा मैम वही पढ़ाती रह रही हैं, सरकार की बुराई करवा लो इनसे, पढ़ाया तो कुछ जा नहीं रहा, राइट। तो इससे क्या होता है, लोग इंटरेस्ट लूज करते जाते हैं कि इन्हें तो रोज वही बात करनी है, जब भी इनका मन की बात कार्यक्रम है कुछ नया तो हो नहीं रहा, तो हम सुने क्यों, हम ये चीज तो हम पिछली बारी भी सुन चुके हैं, तो बार बार सुन के टाइम वेस्ट क्यों करना, है ना। तो इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए उनने देखो अपनी प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम है उनका मन की बात, उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 साल में एक बार रखी है। यानी कि 2 साल में एक बार हमने वाटर के ऊपर चर्चा करनी है, 2 साल में एक बार हमने हेल्थ के ऊपर। अब ये नहीं है कि वो एक ही बारी हेल्थ के ऊपर चर्चा करते हैं, हेल्थ के ऊपर चर्चा बार बार होती है, वाटर के ऊपर चर्चा बार बार होती है, लेकिन जो हैशटैग कैंपेन है ना वो 2 साल में एक बार की फ्रीक्वेंसी रखता है। ठीक है, A closer look at the 100 scripts reveal the key focus areas of the program। अगर हम उसको एकदम बारीकी से देखें इन 100 की 100 स्क्रिप्ट्स को, तो हमें पता चलता है कि कुछ मुख्य की पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने बार बार जोर दिया है। वाटर एंड हेल्थ आर अमंग द मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेंशन टॉपिक्स। और वाटर और हेल्थ दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो सबसे ज्यादा बार मेंशन किए गए हैं। ठीक है, विद अ मेंशन ऑफ 454 एंड 274 टाइम्स रिस्पेक्टिवली। यानी कि वाटर का जिक्र हमने 454 टाइम्स किया है और हेल्थ का जिक्र हमने 274 टाइम्स किया है। जो रिस्पेक्टिवली मतलब है ना, इसका मतलब है जिस सीक्वेंस में ऊपर बात कही गई है उसी सीक्वेंस में उनकी नंबरिंग दी जा रही है। ठीक है, इंडिकेटिंग द गवर्नमेंट्स फोकस ऑन एड्रेसिंग दीज क्रिटिकल इश्यूज। तो ये किस तरफ इशारा करता है, ये इशारा करता है इस तरफ कि गवर्नमेंट का कितना ज्यादा फोकस है इन मुख्य मुद्दों के ऊपर। जो हमारी जनता पानी से त्रसित है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज से त्रसित है। ठीक है, तो इन दोनों मुद्दों के ऊपर सरकार का भी पूरा ध्यान है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने इन मुद्दों को नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, ड्यूरिंग these conversations there has been obvious discussion on the healthcare sector, doctors, workers and the pandemic era। अब इन्हीं कॉन्वर्सेशन के दौरान, ये जो मन की बात कार्यक्रम हुए, इन्हीं के दौरान में बहुत लाजमी है जब हम हेल्थ की चर्चा करें तो हेल्थ केयर सेक्टर की बात आएगी, डॉक्टर्स की बात आएगी, वर्कर्स की बात आएगी, और सबसे ज्यादा प्रमुख अभी हम आज बात करें 2023 में, 2020, 21, 22 ये 3 साल तो हम कोरोना से पीड़ित रहे। ठीक है, पेंडेमिक हमने झेला है, तो इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा हुई एंड दीज कीवर्ड्स
have been found to be inadequate frequency. मतलब ये जो कीवर्ड्स थे, हेल्थ केयर सेक्टर, डॉक्टर्स, वर्कर्स, पेंडेमिक एरा, ये कुछ ज्यादा फ्रीक्वेंसी में यूज नहीं हुए थे, ठीक है, मतलब बहुत ही भरपूर मात्रा में यूज नहीं किए गए थे. Digital and online initiatives such as MyGov are also prominently featured. तो जो डिजिटल इनिशिएटिव सरकार का था, कोई ऑनलाइन इनिशिएटिव सरकार था, जैसे कि एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे माई जीओवी, माई गवर्नमेंट, ठीक है, इनको भी बहुत प्रमुखता से प्रचारित किया गया, इनको भी, इनके बारे में बहुत प्रमुखता से चर्चा की गई. Highlighting the government's push for digital transformation and innovation, and the same can be observed in the nation's journey towards technological developments in the past decade. बोल रहे हैं तो इस इनके ऊपर चर्चा करने का मकसद क्या था कि गवर्नमेंट किस तरीके से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को प्रोत्साहन दे रही है, किस तरीके से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रही है, इन पॉइंट्स को हाईलाइट करना. उसके बाद में इनोवेशन करना इनके ऊपर, जैसे हमने भारत पे भीम यूपीआई बनाया सरकार ने, ठीक है, तो वो सरकार का इनिशिएटिव था. उसके बाद में किसानों के लिए अलग से एप्स बनाई गई, हर एक चीज के लिए एप्स. इनफैक्ट कोरोना के लिए ऐप पहले बनाई गई कि आपके आसपास में कोई कोविड पेशेंट है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो आप अपना उस हिसाब से एहतियात बरत सकते हैं. या अगर आप गलती से उस कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं तो आपको एहतियात बरतनी है कि आप अपनी फैमिली को, अपने आस पड़ोस को इन्फॉर्म करें, डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करें, राइट. तो ये क्या बताना चाह रही है, ये यही बताना चाह रहा है कि हमारी जो सरकार है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में अप टू डेट है और हम आज की टेक्नोलॉजी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं. ये नहीं कि कागज लेके चले हुए हैं जो पुराने जमाने में दफ्तरों में भरा पड़ा होता था कि ये कागज भरो, फलाना फॉर्म भरो, धमाका फॉर्म भरो, ये करो, वो करो. उसके बाद अब हम पहुंच गए हैं एक टेक्नोलॉजिकल एरा में पहुंच चुके हैं, तो हमारी सरकार भी उसी तरीके से आगे बढ़ रही है, ठीक है. However, topics such as climate change, food, and poverty receive comparatively less attention in the scripts. लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जैसे क्लाइमेट चेंज, फूड या पावर्टी, इनको बहुत ही कम अटेंशन मिला उनके भाषणों में, ठीक है. जबकि हमें पता है कि हम क्लाइमेट चेंज से कितना जूझ रहे हैं, ऊपर से अभी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर भी है कि हमें जो पेरिस एग्रीमेंट के एक्ट के अंदर में हमें अपने जो एक ग्रीन हाउस एमिशन है वो कम करना है, ठीक है, कार्बन एमिशन कम करना है. ये सब चीजें हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर भी है कि सरकार को, अब जब जनता को ये चीज पता ही नहीं होगी कि हमें ये चीजें टारगेटेड दी गई हैं, हमें इनको कम यूटिलाइज करना है, तो वो कैसे उसको एक्ट करेंगे. अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको ऑफिस में एक चलो आपको सपोज करो आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, आपको यही नहीं पता कि आपके ऑफिस में एक एम्प्लॉय ऑफ द वीक का कॉन्टेस्ट होता है जिसमें आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, उसके लिए कुछ सेट टारगेट्स होते हैं, तो आप तो अपना काम कर रहे हैं डेली का और जा रहे हैं, आपको नहीं पता कि वो टारगेट अचीव करना भी जरूरी है, ठीक है, तो आप उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट ही नहीं करेंगे. तो जब जनता को क्लाइमेट चेंज के बारे में, फूड की कमी है, पावर्टी कितनी बढ़ रही है, उसको हम कैसे इरेडिकेट कर सकते हैं, इन चीजों के बारे में पता ही नहीं होगा, तो उनको कैसे हम फोकस करेंगे. तो वही कह रहे हैं कि इन मुद्दों के ऊपर बहुत कम फोकस किया गया, सजेस्टिंग द नीड फॉर ग्रेटर फोकस ऑन दीस इश्यूज, जो कि इस तरफ इशारा करता है कि हमें इन मसलों पे और ज्यादा बात करने की, और ज्यादा चर्चा करने की, और ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है. The cultural heritage of the country, the importance of yoga and ancient science were also important topics communicated during these conversations. बोल रहे हैं कि हमारी जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं, हमारे कल्चरल हेरिटेजेस हैं, ठीक है, उनके बारे में चर्चा की गई. योगा जो है हमारे देश में से प्रख्यात हुआ, उसके बारे में चर्चा की गई. हमारी पुरानी पौराणिक जो साइंस है उनके बारे में चर्चा की गई, ठीक है. ये कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जो इन कॉन्वर्सेशंस के दौरान, इन मन की बात कार्यक्रमों के दौरान चर्चा में आए, ठीक है. Another interesting finding of the analysis is the geographical distribution of attention across states and regions.
एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज समझ में आई। वो इंटरेस्टिंग चीज क्या थी कि हमने पाया अपने एनालिसिस के दौरान कि कुछ ज्योग्राफिकल एरियाज को ज्यादा अटेंशन दिया जाता है जबकि कुछ को कम अटेंशन दिया जाता है। ठीक है, तो वो जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बहुत अहम रोल निभाता है इन मन की बात कार्यक्रमों के दौरान में। और कुछ एरियाज है जिनको ज्यादा फोकस दिया गया और कुछ पे हमें अभी जरूरत है और ज्यादा चर्चा करने की, फोकस करने की। While Kashmir, Gujarat, Delhi, and Tamil Nadu have garnered more attention than others, Bimaru states Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, and Uttar Pradesh have got comparatively less mention in these talks. बोल रहे हैं जबकि हालांकि कश्मीर, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु इनके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा की गई, बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया, लेकिन जो बीमारू BIMARU ये स्टेट्स का एक एब्रीवेटेड फॉर्म दिया हुआ है स्टेट्स का, जिनका फुल फॉर्म है बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा उनके कंपैरिजन में कम चर्चा हुई। ठीक है, द मेंशन ऑफ, अब आपको पता है कश्मीर की चर्चा होना क्यों लाजमी है, क्योंकि आर्टिकल 362 हटाया गया, उसके बाद बहुत ज्यादा वहां पे चेंजेस लाए गए, यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया, बहुत सारी चीजें हुई। ठीक है, पार्टीशन कर दिया गया, सेपरेशन एक तरीके से किया गया, तो इन सब चीजों के ऊपर चर्चा होना लाजमी था क्योंकि सरकार का एक बहुत प्रोमिनेंट एफर्ट था जो इतने सालों की सरकारें नहीं कर पाई, वो मोदी जी ने कर दिखाया। ठीक है, गुजरात के मॉडल की तो चर्चा होती है। दिल्ली में अब ये है कि वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हिस्सा और वहां पे अलग से भी, क्योंकि वो एक यूटी है तो वहां पे बहुत सारी चीजें हुई, किसान आंदोलन, फिर NRC के लिए आंदोलन उसके अगेंस्ट में, उसके बाद में बहुत सारी XYZ चीजें वहां पे होती हैं। अभी जैसे ये पहलवानों का आंदोलन चल रहा है तो सब दिल्ली में ही हो रहा है, तो वो चर्चा में आना लाजमी था। तो कह रहे हैं द मेंशन ऑफ कश्मीर is also related to the fact that there were many governance and structural changes here which kept its discussion at a higher frequency। अब वही चीज कह रहे हैं कि कश्मीर का जो चर्चा है वो इसलिए भी ज्यादा हुआ क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा हमने गवर्नेंस के तौर पे चेंजेस किए, वहां पे इलेक्शंस हुए, दूसरी पार्टी फॉर्म हुई, ठीक है, फर्स्ट टाइम पे, तो वहां पे बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं और स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं। पुलिस फोर्स जो है उसको चेंज किया गया, आर्मी का डिपोजिशन जो है वो थोड़ा कम करने की कोशिश की जा रही है, तो बहुत ज्यादा चेंजेस हुए जिस वजह से कश्मीर लगातार चर्चा में बना रहा। It is quite interesting that the mention of Leh Ladakh and northeast states are limited to 20 times or less। बोल रहे लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये बहुत गौर करने वाली बात है कि लेह लद्दाख का चर्चा या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की चर्चा केवल 20 बार या उससे भी कम हुई है। ओनली Assam state could receive significant mention among northeastern regions। केवल जो 7 सिस्टर स्टेट्स है ना, उनमें से केवल असम स्टेट ऐसा है जिसको काफी मतलब ठीक ठाक मात्रा में उसका जिक्र किया गया है, बार बार उसका नाम लिया गया है। This distribution highlights the need to focus more on certain regions and communities। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी हमने बात करी कि रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये बताता है कि हमें जरूरत है कुछ और रीजन्स के ऊपर हाईलाइट करने की, उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करने की, कुछ और कम्युनिटीज के ऊपर हमें अपना ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, स्पेशली दोज दैट आर मोर मार्जिनलाइज्ड, खास तौर पे उनके ऊपर जो कि हमारे समाज में ज्यादा पिछड़े वर्ग हैं। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इनको तो वैसे भी जैसे हम मेन स्ट्रीम में कंक्लूड करते हैं तब इनकी चर्चा बहुत बाद में आती है, राइट। हम जैसे चक दे इंडिया मूवी में भी दिखाया गया था कि वो बोलते हैं कि आप सबसे दक्षिणी मतलब सबसे दूर के कोने से आएंगे, आप हमारे देश में मेहमान हैं, आपका स्वागत है, तो शी आंसर्स कि मेरा भी देश है जितना आपका है, मैं मेहमान नहीं हूं यहाँ पे। सो इट इज, वो हमारा पर्सपेक्टिव है लोगों का, ठीक है, उसी को वहां पे दर्शाया गया। और वही चीज यहाँ पे कही जा रही है कि आपको कुछ रीजन्स हैं जिनके ऊपर ज्यादा फोकस करने की अभी जरूरत है। ठीक है, जो आपने किया गुड, आपने अच्छा किया, बट अब उससे आगे बढ़े, नेक्स्ट रीजन के ऊपर फोकस करें। ठीक है, द यूज ऑफ सर्टेन कीवर्ड्स ऑल्सो रिवील्स द गवर्नमेंट्स प्रायोरिटीज एंड अप्रोच। अब कुछ कीवर्ड्स का इस्तेमाल जो है वो ये भी बताता है कि सरकार का
प्रायोरिटी क्या है, ठीक है, और उनकी अप्रोच क्या है, यानी कि वो किस तरीके से आगे प्रोसीड करने वाले हैं। Words like rural, village, youth, farmer and women are frequently mentioned. ये कुछ words हैं जो बार बार इस्तेमाल किए गए, indicating the government's focus on empowering these communities, जिससे पता चलता है कि सरकार रूरल कम्युनिटीज को, गांव के लोगों को और ज्यादा मजबूत करना चाहती हैं, ठीक है। यूथ को, जो हमारी नौजवान हैं, उनको, उनके लिए उनके सरकार के मन में कुछ प्लान्स हैं, विचार हैं, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए। तो ये सब ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे कम्युनिटीज हैं जिनके ऊपर सरकार उनको और प्रोत्साहन और एम्पावर करने की कोशिश कर रही है। This communication series not only engaged in dialogue but also drew wisdom from the legacies of notable figures in our country's history. अब बोल रहे हैं कि इन बातचीत के दौरान में केवल ऐसा नहीं कि उन्होंने अपनी बात बताई या फिर हमने क्या किया या हम क्या करने वाले हैं, ये चीज की चर्चा है। उन्होंने कई बार जो हमारे कुछ लेजेंड हैं, कुछ हमारे देश के अच्छे ज्ञानी पुरुष हैं, महापुरुष हैं, उनके जीवन से कई बार कुछ ज्ञान की बातें भी ली, कुछ विजडम, कुछ ज्ञान भी लिया, ठीक है। अमंग द मोस्ट फ्रीक्वेंटली रेफरेंस्ड वर महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर एंड बुद्ध with 92, 50 and 39 mentions respectively. और सबसे ज्यादा जो चर्चा की गई महापुरुषों की, उनमें सबसे टॉप पर महात्मा गांधी रहे जिनका 92 बार जिक्र हुआ, बाबा साहेब अम्बेडकर का 50 बार जिक्र हुआ और गौतम बुद्ध का 39 टाइम्स जिक्र हुआ, ठीक है। The analysis of Mann Ki Baat's all 100 scripts highlights the program's strength and limitations and provides important insights of policy makers and researchers. बोल रहे हैं कि अब मन की बात की अगर हम 100 स्क्रिप्ट्स की हाईलाइट्स करें, मुख्य पॉइंट्स के ऊपर केंद्रित करें ध्यान, तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि इस प्रोग्राम की स्ट्रेंथ क्या थी, इसकी लिमिटेशंस यानी कि कमियां क्या थी, और पॉलिसी मेकर्स और रिसर्चर्स को और किन बिंदुओं पे और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। उन्होंने बताया कि और रीजन्स के ऊपर भी उनको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। हेल्थ और वाटर की आप चर्चा कर रहे हैं, और भी कीवर्ड्स आप लेकर आइए, और भी चीजें हैं जिनके ऊपर आपको चर्चा करने की जरूरत है, ठीक है। तो इस तरीके से पॉलिसी मेकर्स के लिए ये हिंट भी है कि भाई आपने, ठीक है, ये चीजें कर दी, ठीक है, XYZ आपने कर दिया, अब ABC पर भी आओ कि ABC भी सॉल्व करो, ठीक है। The program's focus on communication and outreach has been effective in engaging with the community and raising awareness about important issues. अब प्रोग्राम का जो तरीका है कि सबसे ज्यादा फोकस करना है कम्युनिकेशन के ऊपर, यानी कि लोगों को अपनी सारी बातें बतानी है, ठीक है। उसके बाद में आउटरीच की मैक्सिमम लोगों तक हमने पहुंचना है, ये बहुत ही इफेक्टिव रहा, ताकि और क्या रहा कि लोग इससे जुड़े रहे, बने रहे, और उनके अंदर में जागरूकता भी रही, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर, ओके। द यूज ऑफ हैशटैग्स एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैज एम्पलीफाइड द प्रोग्राम्स रीच एंड इम्पैक्ट। अब बोल रहे कि हमने जितना हैशटैग्स का इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया, तो इससे भी इसकी रीच और इम्पैक्ट यानी कि इसकी पहुंच और इसका जो इफेक्ट था वो ज्यादा पड़ा, प्रभाव ज्यादा पड़ा, मेकिंग इट अ पावरफुल टूल फॉर सिटीजन एंगेजमेंट, जिसने इसको बहुत ही ज्यादा एक पावरफुल हथियार बना दिया है लोगों को एंगेज करने का, ठीक है। लोग अब इससे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जुड़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं इसको। At the same time, the analysis highlights the need for greater focus on certain issues and communities. और इसी दौरान पे इसमें कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, और कई ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनके ऊपर और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। टॉपिक्स लाइक क्लाइमेट चेंज, poverty, jobs, and marginalized community receive comparatively less attention in the scripts, suggesting the need for greater emphasis on these issues. बोल रहे हैं कि जो टॉपिक्स है जैसे कि क्लाइमेट चेंज, पावर्टी, जॉब्स, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, इनके ऊपर कम ध्यान केंद्रित किया गया था अभी तक की 100 स्क्रिप्ट्स में, जो कि इशारा है, जो कि इस बात को हमें बताता है कि हमें इन मुद्दों पे और ज्यादा जोर देने की जरूरत है। Similarly, the geographical distribution of attention highlights the need to focus
more on certain regions and communities. सेम तौर पे जोग्राफिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन रहा कि बीमारू स्टेट्स को कम मेंशन किया गया, कश्मीर, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु को ज्यादा मेंशन किया गया, तो ये भी इस तरफ इशारा करता है कि हमें बाकी रीजन्स के ऊपर भी और फोकस करने की जरूरत है, वहां की कम्युनिटीज के ऊपर भी और फोकस करने की जरूरत है. The global stand of India and its contribution was also observed to be one of the important highlighters in these talks, and words like United Nations, America, and Europe were observed to be the frequency of 32, 50, and 15 respectively. बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स भी थे जिसमें दुनिया भर में इंडिया का जो जिक्र हुआ, या हिंदुस्तान कहाँ स्टैंड करता है, या हिंदुस्तान ने क्या कंट्रीब्यूशन करा, इनके ऊपर भी चर्चा की गई. और जिनमें कीवर्ड्स क्या रहे, यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका, यूरोप. ठीक है, जिसमें यूनाइटेड नेशन का जिक्र 32 टाइम्स हुआ, अमेरिका का जिक्र 50 टाइम्स हुआ, और यूरोप का जिक्र कितने बार हुआ, 15 टाइम्स, 1515. फाइनली द एनालिसिस ऑफ मन की बात total 100 scripts provides a valuable perspective on government's priorities and approach to citizen outreach. बोल रहे हैं कि मन की बात के जो भी अभी तक की 100 स्क्रिप्ट्स थी, हमने उनको एनालाइज किया, तो हमें गवर्नमेंट की क्या प्राथमिकता है, क्या उनका नजरिया है लोगों तक पहुंचने का, हमें उसके बारे में क्लैरिटी मिली. ठीक है, by leveraging communication as a powerful tool and focusing on key issues like water, हेल्थ एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का, कम्युनिकेशन का पूरा फुल फायदा उठा के, फुल यूटिलाइज करके, और उसको एक पावरफुल टूल की तरह इस्तेमाल करके, जिसमें उन्होंने बात करने के लिए की इश्यूज क्या इस्तेमाल किए, वाटर, हेल्थ और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. द प्रोग्राम हैज मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू पब्लिक अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट. जो कार्यक्रम है उसने पब्लिक अवेयरनेस और एंगेजमेंट, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए और लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मुख्य भूमिका निभाई है. ठीक है, तो ये था सारा का सारा पैसेज. आई होप आपको पैसेज अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसकी पीडीएफ आपको चैनल पे मिल जाएगी टेलीग्राम पे, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं इसको, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा. ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following best describes the primary purpose of the मन की बात program as inferred from the passage? कि मन की बात प्रोग्राम का मुख्य पर्पस क्या था, क्यों इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया था. To focus partly on topics of water and health, कि हम कुछ तौर पे वाटर और हेल्थ के जैसे टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे, मतलब उनका मेन फोकस कुछ और था, ऐसा तो नहीं है. To utilize social media for the promotion of certain hashtags, कि कुछ hashtags को प्रचार करने के लिए हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है, ये भी गलत है. To leverage communication for citizen outreach and highlight government priorities, कि हम कम्युनिकेशन के जरिए लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और सरकार के प्रायोरिटीज को हाईलाइट कर सके कि सरकार किन किन बातों के ऊपर अभी चिंतन मगन कर रही है, किन बातों के ऊपर, किन पॉइंट्स के ऊपर अभी हम विचार विमर्श कर रहे हैं और क्या कार्यक्रम लाने वाले हैं. ठीक है, तो एनालाइज डेटा माइनिंग टेक्निक्स, हम अपनी डेटा माइनिंग टेक्निक्स को चेक करना चाहते थे कि भाई हम कितने कारगर हैं इसमें या नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ऑप्शन सी इज करेक्ट. बेस्ड ऑन द पैसेज, which area has received the most attention in the discussed program? अब देखो सबसे ज्यादा चर्चा में हेल्थ और वाटर थे. ठीक है, एक का 452 टाइम्स और एक का 242 टाइम्स. तो अगर नंबर याद नहीं है तो हम वापस चल के देख सकते हैं कि किसका कितने टाइम यूज किया गया है, जिक्र किया गया है. वाटर का जिक्र किया गया है 452 टाइम्स और हेल्थ का किया है 274 टाइम्स, तो ऑब्वियसली वाटर का जिक्र सबसे ज्यादा हुआ है. ठीक है, so the answer is water, option C. According to the passage, which of the following conclusions can be drawn about the geographical distribution of attention across the states and regions? बोल रहे हैं कि पैसेज के अनुसार हम क्या कह सकते हैं कि जो ज्यादा जोर दिया गया, ज्यादा फोकस एरियाज रहे अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, किस स्टेट को, किस रीजन को ज्यादा महत्व दिया गया. ठीक है, certain regions like Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh receive more attention rather than others. तो ये तो गलत है, इनको तो कम attention दिया गया. Certain regions like
कश्मीर, गुजरात, दिल्ली एंड तमिलनाडु रिसीव मोर अटेंशन देन अदर, ये सही है। द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स आर मेंशन्ड फ्रीक्वेंटली, कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स का बहुत बार चर्चा की गई, जबकि ये भी गलत है। ऑल रीजन एंड कम्युनिटीज आर गिवन इक्वल अटेंशन, ये तो बिल्कुल ही गलत है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Based on the given passage, which of the following can be inferred about the communication series? पैसेज के अनुसार कम्युनिकेशन सीरीज से, मतलब कि मन की बात प्रोग्राम से हम क्या बातें समझ पाए हैं, क्या बातें हम उससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इट रेफरेंसेस महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर एंड बुद्धा इक्वली इन इट्स स्क्रिप्ट। ये तीनों के बारे में इक्वल मात्रा में इनका नाम लिया गया, इनके विचारों के बारे में चर्चा की गई, जो कि गलत है। महात्मा गांधी का सबसे ज्यादा, उसके बाद बाबा साहेब अम्बेडकर का, और सबसे कम बुद्ध जी का। ठीक है। The series employs hashtags and social media platforms to extend its outreach and impact, कि इन्होंने हैशटैग्स का इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए, अपना इम्पैक्ट ज्यादा करने के लिए, जो कि सही है बिल्कुल। ठीक है। The series has addressed climate change, poverty, jobs एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज कॉम्प्रिहेंसिवली, कि इनका बहुत अच्छी तौर पे, व्यापक तौर पे इनके बारे में चर्चा की गई, इनके मसलों के ऊपर चर्चा की गई, जो कि गलत है। हमने देखा कि इनके ऊपर बहुत कम चर्चा की गई और इनके ऊपर और चर्चा की जरूरत है। इट मोस्टली फोकसेस ऑन द स्ट्रेंथ्स ऑफ द प्रोग्राम एंड ओवरलुक्स इट्स लिमिटेशंस, ये सबसे ज्यादा अपने स्ट्रेंथ जो है इनकी, उसके ऊपर चर्चा करता है और अपनी कमियां जो है उनको दरकिनार कर देता है, जो कि सही नहीं है। कमियों के बारे में भी जिक्र किया जाता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड टेक्स्ट, कि दिए गए टेक्स्ट के अनुसार, जो ये पैसेज है उसके अनुसार कौन सी फॉलोइंग में से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। मन की बात is a program that has contributed to public awareness and engagement by focusing on key issues like water, health and digital transformation, कि मन की बात जो है ये लोगों में जागरूकता फैला रहा है, ठीक है, और उनको एंगेज कर रहा है उनका अपने की फोकस इश्यूज के ऊपर, जो कि है वाटर, हेल्थ और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जो कि सही है। The geographical distribution of attention is important and should focus more on certain regions and communities, ये भी सही है। In the talks, the frequency of the word United Nations was observed to be more than America and Europe, कह रहे हैं कि बातचीत में यूनाइटेड नेशंस का जो जिक्र है वो अमेरिका और यूरोप के मुकाबले में ज्यादा है। तो इसके बारे में हम दोबारा चेक कर लेते हैं एक बारी। यूनाइटेड नेशंस का 32 टाइम्स, अमेरिका का 50 टाइम्स और यूरोप का 15 टाइम, यानी कि यूनाइटेड नेशन का अमेरिका यूरोप के कंपैरिजन में तो ज्यादा है, पर अमेरिका के कंपैरिजन में ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये पार्शियली स्टेटमेंट करेक्ट है, पार्शियली इनकरेक्ट है। सो द होल स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है। The global stand of India and its contribution were highlighted in these talks, कि भारत अब ग्लोबल स्तर पे कहाँ खड़ा करता है और उसने क्या क्या योगदान दिया है, इनके बारे में भी चर्चा की गई, जो कि सही है। सो केवल ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। व्हाट इज द टोन ऑफ द गिवन पैसेज, क्या है इस पैसेज की टोन? क्रिटिकल, कहीं पे सरकार को क्रिटिसाइज करते हुए दिख रहे हैं, कमियां निकालते हुए दिख रहे हैं। हाँ, उन्हें ये जरूर बताया है कि कुछ और की पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर चर्चा जरूरी है, लेकिन कमियां कहीं नहीं बताई, अच्छा इनिशिएटिव बताया। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव मतलब पूरा इसका एनालिसिस करके बताया है कि भाई कितने चीजों के बारे में कितनी बार चर्चा की गई, कौन सी बात के बारे में कितनी बार चर्चा की गई, किन बातों के बारे में हमें और ज्यादा चर्चा की जरूरत है, कम हुई जिनके ऊपर चर्चा। ठीक है, तो काफी डिस्क्रिप्टिव रहा ये। परसुएसिव, ये कोई आपको अपना विचार नहीं बोल रहे हैं कि भाई मैं तो ये समझता हूँ कि सरकार निकम्मी है, आप भी इस चीज को मानो कि सरकार निकम्मी है, मैं आपको तथ्य बताता हूँ कि देखो ये तथ्य है जिससे पता चलता है कि ये सरकार निकम्मी है। उनने ऐसा तो नहीं कहा, वो आपको कुछ भी परसुएड नहीं करे, उनने क्लियर कट एक आपको डेटा दिया है। ठीक है। एक्सपोजिटरी, एक्सपोजिटरी का मतलब होता है कि पूरा एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब करना। अब यहाँ पे मन की बात कार्यक्रम को एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा, उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा रहा, पर हाँ उसको बिट्स पे तोड़ के उसका एनालिसिस किया जा रहा है। ठीक है। सो ऑप्शन बी डिस्क्रिप्टिव विच मीन्स एनालिटिकल इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? The need for more focus on climate change, food and poverty. ये है मेन थीम।
मेन थीम ये नहीं है, मेन थीम है हमने मन की बात की एनालिसिस की है, ठीक है। द नीड फॉर मोर फोकस ऑन क्लाइमेट चेंज, की क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमें बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, ये है पूरा का पूरा पैसेज। जबकि ये पैसेज में कोई एक, पूरे पैसेज में कोई एक पैराग्राफ है। एनालिसिस ऑफ मन की बात प्रायोरिटीज एंड इम्पैक्ट, कि मन की बात कार्यक्रम के मुख्य बिंदु क्या थे चर्चा के और उनका क्या प्रभाव पड़ा जनता के ऊपर, ये हमने एनालाइज किया, तो बिल्कुल सही है। द पावर ऑफ कम्युनिकेशन एंड सिटीजन आउटरीच, कि जनता तक पहुंचने के लिए कम्युनिकेशन कितना महत्वपूर्ण और कितना पावरफुल टूल है, इसके बारे में हमने चर्चा की। तो हमने केवल मन की बात की एनालिसिस की है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which of the following idioms best describes the government's approach in addressing critical issues through the Man Ki Baat programs? Option A, bite off more than you can chew. बोल रहे हैं कि जितना आप चबा सकते हैं उससे बड़ा आपने बाइट कर लिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो काम आप कर सकते हैं इफेक्टिवली, आपने उससे ज्यादा अपने ऊपर बर्डन ले लिया। होता है ना, ऑफिस में कोई व्यक्ति होता है, कर तो वो 4 मेल सकता है, पर सर की नजरों में, बॉस की नजरों में अच्छा बनने के लिए, नहीं सर मैं करूंगा, नहीं सर मैं करूंगा, ये काम भी मैं करूंगा, ये काम भी मैं करूंगा, और एंड ऑफ द डे वो इतना प्रेशराइज होता है, फिर डांट सुनता है। होते हैं कुछ लोग ऐसे, राइट। तो बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, यानी कि जितना आप कर सकते हैं आप उससे ज्यादा अपने ऊपर बर्डन ले रहे हैं काम करने के लिए, ठीक है। गेट वंस डक्स इन अ रो, मतलब कि आप जो भी अपना चीजें हैं, काम है, उसको बहुत इफेक्टिवली, एफिशिएंटली एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप कर रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, जो कि सरकार की मन की बात कार्यक्रम से यही जाहिर होता है कि सरकार ने बड़े इफेक्टिवली, एफिशिएंटली इन सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करके अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। बीट अराउंड द बुश, इसका मतलब होता है, देखो ये एक पेड़ है, आपने इस पेड़ को, आपको टास्क है, आपको इसको पेड़ को काटना है, लेकिन आप क्या करें, इधर झाड़ियां आप उनको काटे जा रहे हैं, इधर उधर काटे जा रहे हैं, उससे पेड़ तो नहीं कटेगा, है ना, नहीं कटेगा ना। तो बीट अराउंड द बुश मतलब जो मेन फोकस पॉइंट है, मेन फोकस वाला जो मुद्दा है, मसला है, उससे विपरीत इधर उधर की सारी घुमा फिरा के बातें कर लेना, पर उस पर नहीं आना, ठीक है। कट कॉर्नर्स, कट कॉर्नर्स मतलब होता है टू डू समथिंग बहुत ही इजीएस्ट क्विकेस्ट वे में, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो क्या करता है, उसकी क्वालिटी को हार्म कर देता है। यानी कि आपने सपोज करो आपको एक असाइनमेंट करने के लिए दिया था, आपको 15 दिन दिए गए थे उस असाइनमेंट को कंप्लीट करने में। अब जो आपने रिसर्च करके पूरा अच्छे से फ्रेम करके 15 दिन में काम करा था, अगर लास्ट के आप एक दिन में करेंगे तो क्या उसकी क्वालिटी सही होगी? नहीं होगी ना। पर आपने क्या किया, आपने बहुत, या तो फर्स्ट डे में ही आपने एक दिन में ही कर लिया, फर्स्ट डे में कर लिया असाइनमेंट, आपने क्विकेस्ट तो कर लिया, सबसे पहले कर लिया, ठीक है, इधर से कॉपी किया, उधर से कॉपी किया, पेस्ट किया, लेकिन उसकी क्या क्वालिटी जो होगी, आप अगर सोचते कि मैंने ये लिखना चाह रहा हूँ, क्या उस अकॉर्डिंग होती? तो कट द कॉर्नर मतलब तो डू समथिंग वेरी क्विकली, ठीक है, बट हार्मिंग इट्स क्वालिटी। ओके, सो यहाँ पे मन की बात कार्यक्रम मीन्स गेट वन स्टक इन अ रो। चूज द सिनोनिम फॉर द वर्ड आउटरीच। आउटरीच मतलब होता है पहुंचना, दूर दूर तक पहुंचना लोगों में, ठीक है, द एक्सटेंट और लेंथ ऑफ रीचिंग आउट। ओके, अब यहाँ पे देखो, नेग्लिजेंस मतलब नजरअंदाज कर देना, एक्सटेंट मतलब किस सीमा तक लोगों में पहुंच रहा है या किस सीमा तक वो जा सकता है, ठीक है। अपाथी, अपाथी मीन्स इंटरेस्ट लूज कर देना, एंथुजियाज्म लूज कर देना, ठीक है, कुछ काम को करने में, किसी व्यक्ति के प्रति अपना कंसर्न लूज कर देना। रिफ्यूजल, रिफ्यूजल मतलब किसी चीज को मना कर देना। सो यहाँ पे आउटरीच का सबसे नियरेस्ट होता है एक्सटेंट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाईलाइटिंग, हाईलाइटिंग मतलब ध्यान देना, जोर देना, ठीक है। अब इसका एंटोनिम क्या होगा? इग्नोरिंग, ऑब्वियसली बात है, आप जोर नहीं दे रहे, ध्यान नहीं दे रहे, इग्नोर कर रहे हैं। अंडरलाइनिंग का मतलब भी होता है हाईलाइट करना। एसेंचुएटिंग, इसका मतलब होता है कि ज्यादा नोटिसेबल या प्रोमिनेंट बनाना, यानी कि वही हाईलाइट करना। एम्फसाइजिंग मतलब जोर देना। सो ऑप्शन ए इग्नोरिंग इज करेक्ट। The Supreme Court of India's dash to advance directive norms are welcome, but legislation will be better. बोल कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो हो सकता है डिसीजन हो, ठीक है, फैसला हो,
टू एडवांस की एडवांस डायरेक्टिव नॉर्म्स के लिए उनका जो फैसला है वो स्वागत करने योग्य है, बट अगर इसके ऊपर कानून बनता तो ज्यादा अच्छा होता, ठीक है। When the Supreme Court granted legal status to the concept of advanced medical directives in 2018 and allowed passive euthanasia subject, बोल रहे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने लीगल स्टेटस दे दिया जो एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स का कंसेप्ट है उसको 2018 में, और अलाउ किया पैसिव यूथेनेशिया। पैसिव यूथेनेशिया मतलब होता है जिसे सपोज करो कोई व्यक्ति है बड़े लंबे टाइम से वेंटिलेटर पे चल रहा है, ठीक है, तो उसको वेंटिलेटर से हटा दिया जाए ताकि वो व्यक्ति, देखो वेंटिलेटर पे रहना मतलब बहुत ज्यादा, एक तो खर्चा, फैमिलीज के ऊपर एक बर्डन, ठीक है, और उसके चांसेस पता नहीं है, तो उसको अगर हम धीरे धीरे लाइफ सपोर्ट से हटा दें जिससे कि वो पेशेंट की डेथ हो जाए, उसको बोलते हैं पैसिव यूथेनेशिया, ठीक है। यानी कि हमने उसका लाइफ सपोर्ट हटा दिया, जिस वजह से वो जी पा रहा था हमने वो चीजें हटा दी, ठीक है। वेंटिलेटर पे है कोई तो वेंटिलेटर हटा दिया, ओके, इसको बोलते हैं पैसिव यूथेनेशिया। सब्जेक्ट डैश स्ट्रिंजेंट सेफगार्ड। अब सब्जेक्ट टू होगा, सब्जेक्ट टू का मतलब क्या होता है कि डिपेंडिंग ऑन समथिंग, ठीक है, कुछ कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करना, तो सब्जेक्ट टू स्ट्रिंजेंट जो कि बहुत ही कठोर प्रोटेक्टिव नियमों के अनुसार होता है, ठीक है। इट वॉज सीन एज वाइटल रिकॉग्निशन ऑफ बोथ पेशेंट ऑटोनॉमी ओवर एंड ऑफ लाइफ डिसीजंस। तो ये बहुत ही एक ऐसा मान्यता दी गई, ऐसा माना गया कि ये इस तरीके की मान्यता दी गई है जहां पे आप पेशेंट का फैसला कि उसकी जिंदगी को खत्म किया जा सके पर एक डिग्निफाइड वे में, यानी कि एक उसको मान सम्मान के साथ आप अंतिम बार विदा कर रहे हैं, तो ये जो है ये पेशेंट का अधिकार है, ठीक है, इनके लिए ये नियम बनाए गए। However, doctors later found that some of the specific directions turned out to be insurmountable obstacles. लेकिन डॉक्टर्स ने बाद में पाया कि ये जो स्पेसिफिक डायरेक्टिव्स बनाए गए इनके कुछ ऐसे नियम हैं जो कि जिनको मतलब आप बोल तो रहे हैं कि ठीक है पेशेंट को अगर वो नहीं आगे प्रोसीड कर पा रहे फैमिली मेंबर्स, या फिर पेशेंट नहीं प्रोसीड कर पा रहा आगे, तो आप लाइफ सपोर्ट से हटा दो, बट वो लाइफ सपोर्ट से हटाना इतना मुश्किल टास्क बन गया उन नियमों की वजह से कि डॉक्टर उसमें हाथ डालना नहीं चाहते। ठीक है चलने दो, पेरेंट्स जो फैमिली मेंबर्स उनका बिल बढ़ रहा है, हमें क्या जा रहा है, ठीक है करने दो, क्योंकि इतने पचड़े में कौन पड़े, ठीक है। तो वो एक तरीके से आसान नहीं किया उनने ये चीज, उनने और मुश्किल कर दिया। In a recent order, a constitution bench modified the directions to make them more workable and simple. और लेकिन recent जो order है इसमें जो constitution bench है इसने इन डायरेक्शंस को और ज्यादा वर्केबल यानी कि और ज्यादा काम करने योग्य कि हाँ ठीक है अब आप आसानी से अपना काम कर सकते हैं और ज्यादा इजी बना दिया, ठीक है। The advance directive no more needs to be countersigned by a judicial magistrate. यानी कि अगर किसी को वेंटिलेटर से हटाना है या जो भी है, अब वो मैजिस्ट्रेट से साइन नहीं करवाना पड़ेगा, काउंटर साइन मतलब क्रॉस साइन करवाना है मैजिस्ट्रेट से, जो कि अब जरूरी नहीं है। इंस्टेड इट कुड बी अटेस्टेड बिफोर अ नोटरी और अ गेजेटेड ऑफिसर। हालांकि जबकि क्या किया जा सकता है, अब ये केवल एक नोटरी या फिर किसी गेजेटेड ऑफिसर के सामने अटेस्टेड किया जा सकता है। इंस्टेड ऑफ द मैजिस्ट्रेट इट इज इनफ इफ द नोटरी और ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट द डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड डैश विदाउट कोअर्सन और इंड्यूसमेंट। बोल रहे हैं कि अगर जो नोटरी है या गेजेटेड ऑफिसर है उनको अगर ये संतुष्टि हो गई कि जो डॉक्यूमेंट है वो बिना किसी दबाव के, बिना, वो बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट है एग्जीक्यूशन का, ठीक है, और बिना किसी दबाव के, बिना किसी ब्राइब के किया जा रहा है, ठीक है, विद फुल अंडरस्टैंडिंग, तो वो मान्य होगा, ठीक है। The original guideline that the executor should name a guardian or a close relative who would be authorized to give consent to refuse or withdraw medical treatment. बोल रहे हैं कि और ये जो ओरिजिनल गाइडलाइन थी जिसमें जो एग्जीक्यूटर है यानी कि जो पेशेंट है उसको एक गार्डियन बताना पड़ेगा या फिर कोई क्लोज रिलेटिव बताना पड़ेगा जो कि उसकी
ये एक तरीके से डेथ सर्टिफिकेट ये कि भाई ठीक है, हम आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप हमारे पेशेंट को हटा दो, और हमें पता है कि वो मरने वाले हैं इसके बाद में, अगर वो हटा दिए जाएंगे लाइफ सपोर्ट से तो ये ऑथराइज करने का अधिकार या तो किसी क्लोज रिलेटिव को या गार्डियन को दिया जा रहा था, इन द इवेंट ऑफ एग्जीक्यूटर बिकमिंग इनकेपेबल ऑफ टेकिंग अ डिसीजन। और कब? जब हमें पता है कि जिनके ऊपर ये कार्रवाई करनी जानी है, जो पेशेंट है, वो अब अपना डिसीजन नहीं ले पाएंगे खुद। ठीक है, हैज बीन मॉडिफाइड टू नेम मोर देन वन गार्डियन और रिलेटिव। और अब इस फैसले को हमने चेंज कर दिया और क्या बोला है कि एक से ज्यादा गार्डियन या रिलेटिव होने चाहिए। जरूरी नहीं है, अब हो सकता है उनकी पर्सनल दुश्मनी, उनके हाथ में प्रॉपर्टी के कागज लग के उन्होंने बोला जी हमारे पेशेंट को हटा दो वेंटिलेटर से, ऐसा ना हो। तो एक से ज्यादा होंगे तो अगर एक लालच में आ गए, एक परेशान होकर बोलेगा, दूसरा अगर समझदार है तो वो व्यक्ति बोल सकता है कि नहीं, हम थोड़ा और टाइम देखना चाहेंगे, या फिर अभी हमारे पास फंड्स है, या फिर हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम देखना चाहते हैं अपने पेशेंट को और उम्मीद है हमें। ठीक है, तो मल्टीपल गार्डियंस होंगे या रिलेटिव्स मेंशन किए जाएंगे। डैश the magistrate being tasked with informing family members about the document in case they are not present at the time of being executed. The dash is now on. अब ये now की बात कर रहे हैं, यानी कि पहले की बात की होगी यहाँ पे। अर्लियर हो सकता है, अर्लियर द मजिस्ट्रेट को ये टास्क दिया गया था कि वो फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म करेगा डॉक्यूमेंट के बारे में। ठीक है, अगर इन केस दे आर नॉट प्रेजेंट, अगर वो एग्जीक्यूशन के टाइम पे प्रेजेंट ना हो तो। ठीक है, द ओनर्स अब पूरा का पूरा दारोमदार किसके ऊपर है? पर्सन्स देमसेल्फ, व्यक्तियों के ऊपर खुद है। टू हैंड ओवर अ कॉपी ऑफ द एडवांस डायरेक्टिव टू द गार्डियंस और क्लोज रिलेटिव्स नेम्ड इन इट एज वेल एज टू द फैमिली फिजिशियन। ठीक है, अब सारा का सारा दारोमदार व्यक्ति खुद के ऊपर है जिसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर है कि वो कॉपी जो है अपने रिलेटिव्स को, गार्डियंस को पहले ही दे दे कि भाई देखो मेरी इस तरीके की सर्जरी होनी है, और अगर मेरे को कल को कुछ हो गया तो आपके ऊपर ये अधिकार है कि आप आगे मेरी जिंदगी का फैसला ले सकते हैं। ठीक है, तो उन व्यक्ति ने खुद ही बताना है उनको। ठीक है, एज वेल एज द फैमिली फिजिशियन। ठीक है, इन सबको उन्होंने बताया। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डैश टू एडवांस डायरेक्टिव नॉर्म्स are welcome but legislation will be better. अब क्या होगा? tweaks, tweak, tweaking, tweaked। अब tweak का मतलब होता है कि आपको बहुत फैसले लेना, कुछ मॉडिफिकेशंस करना, एडजस्टमेंट करना। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखो ऑफ इंडियाज डैश, उनका कुछ क्या किया गया, यहाँ पे नाउन आएगा, तो नाउन क्या बन रहा है? ट्वीक से एक नाउन बन रहा है। ठीक है, और एस इसलिए क्योंकि प्लूरल है, क्योंकि इसमें एक डायरेक्टिव तो नहीं चेंज हुआ ना, एक फैसला तो चेंज नहीं हुआ, मल्टीपल इसमें फैसले लिए गए हैं, राइट? तो ये प्लूरल नाउन हो गया। अब ट्वीक और ट्वीकिंग, ये तो वर्ब की फॉर्म्स आ रही हैं, और ट्वीक जो है वो पास्ट फॉर्म है वर्ब का। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ट्वीक्स इज करेक्ट। इंडियाज ट्वीक्स टू एडवांस डायरेक्टिव नॉर्म्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। When the Supreme Court granted a legal status to the concept of advanced medical directives in 2018 and allowed passive euthanasia, subject of in नहीं होता, subject to होता है, जिसका मतलब होता है कि depending on something as a condition, जो कि डिपेंड करता है, ठीक है, किसके ऊपर? स्ट्रिंजेंट सेफगार्ड, यानी कि बहुत ही कठोर, बहुत ही स्ट्रिक्ट नियमों के अंदर। ठीक है, तो सब्जेक्ट टू यहां पर आएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Instead of the magistrate, it is enough if the notary or officer is satisfied that the document is executed essentially, voluntarily, precipitously, abruptly। ठीक है, अब essentially का मतलब होता है कि बहुत ही बेसिकली, मेनली। voluntarily मतलब होता है कि willingly, और प्रेसिपिटसली मतलब होता है कि आप बहुत ही शार्पली इस चीज को रेफर कर रहे हैं, या एब्रप्टली मतलब होता है सडनली। तो यहाँ पे ऑप्शन बी वॉलंटरली, यानी कि अगर उनको विश्वास हो जाए कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये खुद प्रेजेंट किया जा रहा है, अपनी मर्जी से प्रेजेंट किया जा रहा है, तब वो कर सकते हैं इसको आगे प्रोसीड। ओके, बिना किसी के प्रेशर के और फुल अंडरस्टैंडिंग में अगर ये खुद से प्रेजेंट किया जा रहा है डॉक्यूमेंट,
तो उसको प्रोसीड कर सकते हैं, तो वॉलंटरीली इज करेक्ट। डैश द मैजिस्ट्रेट बीइंग टास्क्ड, अब ये सकते हैं अर्लियर द मैजिस्ट्रेट बीइंग टास्क्ड, या फिर सपोर्टिव ऑफ, यानी कि इसके पक्ष में, डिस्पाइट ऑफ, कि पहले मतलब हालांकि इनको दिया गया परंतु हमने किंतु परंतु वाला, इंस्टेड ऑफ बोलते हैं बजाय कि मैजिस्ट्रेट को ये टास्क इन्फॉर्म करने का फैमिली का दिया जाए अगर वो लोग प्रेजेंट ना हो एग्जीक्यूशन के टाइम पे, तो बट अब क्या है, द ओनस जो है सारा का सारा क्या है, सो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ इज करेक्ट। और फिफ्थ वन है रिस्पॉन्सिबिलिटी या ओनस कंसेंट, मतलब मंजूरी, द कंसेंट इज नाउ ऑन द पर्सन, कंसेंट नहीं है उनके ऊपर, ओनस रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, ओनस जरूर है, रिफ्यूजल मतलब मना करना, एंड रूडनेस मतलब कि कठोरता या फिर गुस्सा दिखाना, सो ऑप्शन बी ओनस इज करेक्ट। She narrates her ordeal from her prison in Afghanistan. उसने अपने साथ हुई घटनाएं जो बड़ी लंबे समय से हो रही हैं उनके बारे में अफगानिस्तान की एक जेल से बताया, ठीक है। Of how she once wanted to become a nurse but was brainwashed and manipulated by religious vanguards, turning into an ISIS terrorist and sent on her way to Syria. बोल रहे हैं कि उन्होंने अपनी सारी कहानी जो घटनाक्रम उनके साथ वो अफगानिस्तान की जेल से बताया कि कैसे वो कभी किसी जमाने में किसी टाइम पे वो एक नर्स बनना चाहती थी, बट उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया और उनको मैनिपुलेट किया गया धार्मिक गुरुओं द्वारा, धार्मिक पंडितों द्वारा, या जो भी धार्मिक उनके मुखिया हैं उनके द्वारा, कि और उनको ISIS टेररिस्ट बना दिया गया और उनको सीरिया भेज दिया गया, ठीक है। The Kerala story has been making waves ever since it opened in theaters, but its content is far from reality. It is a fantasy at best. बोले कि केरला स्टोरी जब से रिलीज हुई है बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर चुकी है, ठीक है, बहुत ज्यादा लोगों की चर्चा में आ चुकी है, नजरों में आ चुकी है जब से वो थिएटर में रिलीज हुई है, पर इसका जो कंटेंट है वो हकीकत से बहुत दूर है, तो इसलिए ये क्या है, एक फैंटेसी है, ठीक है। The central theme of the film revolves around three girls who fell victim to the to manipulative conversion. बोल रहे हैं कि ये जो इसकी इस फिल्म की जो मुख्य थीम है वो तीन लड़कियों के अराउंड घूमती है जो कि मैनिपुलेटिव, यानी कि आपको किसी भी तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है अपना धर्म बदलने में, धर्म परिवर्तन करने में, तो मैनिपुलेटिव कन्वर्जन टू इस्लाम दैट प्रैक्टिकली डिस्ट्रॉयड देयर लाइव्स, कि उनका धर्म परिवर्तन किया गया, उनको बहला फुसलाकर ब्रेन वॉश करके, जिसने हकीकत में उनकी जिंदगी जो है नर्क बना दी, ठीक है, पूरी तरीके से तबाह कर दी। द मेन प्रोटोगनिस्ट मतलब होता है कि जो मुख्य किरदार है या जो इस फिल्म में जो एक हीरो की धारा में है, ठीक है, इस शालिनी उन्नीकृष्णन अ कन्वर्ट टू इस्लाम, इसमें मुख्य जो चर्चा का विषय या मुख्य जो एक्ट्रेस है या हीरोइन है, जिसको बोला जाता है ना हीरोइन है, वो है शालिनी उन्नीकृष्णन, जिसका मूवी में नाम है शालिनी उन्नीकृष्णन अ कन्वर्ट टू इस्लाम, जो कि इस्लाम धर्म में तब्दील हो चुकी हैं। अब देखो यहाँ पे केरला स्टोरी का जिक्र किया गया कि जब से रिलीज हुई है तब से बहुत चर्चा बटोर रही है, तो यहाँ ये हो गई हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे एक मूवी का जिक्र किया गया, उसने किस तरीके से चर्चा बटोरी जब से वो रिलीज हुई है और किस तरीके से वो हकीकत से दूर है, इसके बारे में बताया गया, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम आर स्टेटमेंट के ऊपर, जो कहता है कि इस मूवी की सेंट्रल थीम जो है वो तीन लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है, ये हो गया सेकेंड। इन तीन में से एक जो है वो मेन प्रोटोगोनिस्ट है और इसका नाम है शालिनी उन्नीकृष्णन, ये हो गया थर्ड स्टेटमेंट। और फोर्थ स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा की, जिसमें कहा जाता है कि जो शालिनी है वो अपनी कहानी अफगानिस्तान से बता रही है, ठीक है। सो क्यू से दो स्टार्ट हो रहे हैं, तो भाई सी और डी को तो हटा दो, क्यू आर
SP, option A is correct. We don't call it a pleasant surprise because there is not much surprise in the result. Women have been doing well in entering the workforce in various fields and at different levels. बोल रहे हैं कि हम इसको बहुत ही खुश कर देने वाला सरप्राइज के तौर पे नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सरप्राइज होने वाला कुछ नहीं था, कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आया जिसमें बहुत ज्यादा सरप्राइज किया हो हमें। क्यों? क्योंकि महिलाएं पहले से ही वर्कफोर्स में एंटर करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हैं और बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं अलग अलग लेवल्स पे। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि वो आईएएस के एग्जाम की या सीएससी एग्जाम की बात कर रहे हैं या सीडीएस की बात कर रहे हैं, छोटे से छोटे बेसिक से बेसिक क्लर्क के एग्जाम में भी महिलाएं अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। ठीक है, The final result of Civil Service Examination 2022 came as pleasant bit of news as the top 4 ranks went to women aspirants. बोल रहे हैं कि जो सीए सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 का फाइनल रिजल्ट आया वो एक सुखद सरप्राइज की बजाय एक सुखद न्यूज है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो टॉप 4 रैंक है वो चारों लड़कियों के पास आए हैं। ओके, दिस टाइम इशिता किशोर has topped the list with Garima Lohia at second position, Uma Harathi at third and स्मृति मिश्रा फोर्थ। बोल रहे हैं कि इस साल इशिता किशोर ने फर्स्ट रैंक हासिल किया, उसके बाद में गरिमा लोहिया ने सेकंड रैंक, उसके बाद उमा हाराथी ने थर्ड रैंक और स्मृति मिश्रा ने फोर्थ रैंक हासिल किया। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वुमेन हैव डन वेल इन सिविल सर्विसेज कॉम्पिटिशन विच इज वन ऑफ द टफेस्ट इन कंट्री। बोल रहे कि ये पहली बार नहीं है जब महिलाओं ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है सिविल सर्विसेज एग्जाम में, जो कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टफ एग्जाम माना जाता है। ठीक है, तो अब देखो ओपनिंग स्टेटमेंट इसकी भी हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आया है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 का, इसके बारे में बताया गया। ये बहुत ही सुखद समाचार के तौर पर आया है क्योंकि टॉप 4 रैंक जो है लड़कियों ने लिए हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद चलते हैं पी के ऊपर कि हम इसे, अब यहाँ पे प्लेजेंट बिट ऑफ न्यूज था, हम इसे प्लेजेंट सरप्राइज नहीं कहेंगे क्योंकि सरप्राइज रिजल्ट नहीं था कुछ भी। महिलाएं पहले से ही बहुत अच्छा वर्कफोर्स में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उसमें एंटर करने के लिए बहुत अच्छी मेहनत कर रही हैं अलग अलग लेवल्स पे। ठीक है, ये हो गया सेकेंड। इसके बाद आता है कि ये पहली बार नहीं है कि औरतों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। ठीक है, जो कि देश का टफेस्ट एग्जाम है। और फोर्थ नंबर पर आता है कि इस बार इशिता किशोर जो है टॉप करी हैं और बाकी सबकी लिस्ट बताई गई है। ठीक है, तो QPSR एक ही है वैसे Q से। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। However, it is equally crucial to maintain, renovate and rebuild these roads over time. बोल रहे हैं कि अब देखो however से स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो नहीं होगी। बोल रहे हैं कि हालांकि इन रोड्स को मेंटेन करना, इनको रेनोवेट करना और दोबारा बनाना इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट? जितना उस रोड्स को बनाना इंपॉर्टेंट होएगा, ऑब्वियसली बात है, राइट। द स्टेट सक्सेसफुली बिल्ड 1839 किलोमीटर ऑफ रोड्स। अब द स्टेट बोला जा रहा है, यानी कि एक ऐसे स्टेट की बात हो रही है जिसके बारे में पहले ही चर्चा की जा चुकी है, तो ये भी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। सरपासिंग द टारगेट ऑफ 1500 किलोमीटर फॉर दैट ईयर। बोल रहे हैं कि जो कि 1839 किलोमीटर रोड जो बनाया स्टेट ने, वो उनका जो टारगेट था उस साल के लिए 1500 का, उससे काफी आगे है। ठीक है, During 2017-2018, Uttarakhand ranked as the best state under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana for constructing the highest number of roads. अब बोले 2017-18 के दौरान में उत्तराखंड जो है वो बेस्ट स्टेट बनकर रहा जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को फॉलो करा और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रोड्स बनाए। अब हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे उत्तराखंड की बात की जा रही है, एक स्टेट है, और जो यहाँ पे बात करेगी द स्टेट सक्सेसफुली, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है इंटरलिंक्ड है, यानी कि जहां भी Q आएगा उससे पहले R आएगा, जहां भी R आएगा उसके इमीडिएट बाद में Q आएगा। ठीक है, ये पता चल गया। ग्राम प्रधान सड़क योजना हैज इम्प्रूव्ड रूरल कनेक्टिविटी।
अब ये हमारी होगी फर्स्ट स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रूरल कनेक्टिविटी की, कि इस योजना के वजह से हमारी जो गांव की सड़कें हैं वो बन पाई हैं और हमारे गांव के लोग जो हैं वो शहरों से जुड़ पाए हैं। ठीक है, ये होगी हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट। इसके बाद में आती है कि रोड बनाना तो ठीक है, लेकिन उनको मेंटेन करना, उनका रख रखाव करना, ये भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये होगी सेकंड। इसके बाद आ जाएगी यानी कि एस पी, इसके बाद आ जाएगी आर, ठीक है, और आर के बाद आ जाएगी क्यू। सो एस पी आर क्यू, एस आर पी क्यू, एस आर क्यू पी, एस पी आर क्यू, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर हमने फाइंड आउट करनी है। हिज सेल फोन इज डिफरेंट एंड कॉस्टलियर देन माइन। अब देखो, डिफरेंट और कॉस्टलियर को हम अलग अलग करके लिखते हैं। हिज सेल फोन इज डिफरेंट, अब डिफरेंट है, क्या आएगा साथ में, डिफरेंट फ्रॉम माइन। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम कॉस्टलियर की बात करते हैं, हिज सेल फोन इज कॉस्टलियर देन माइन। अब दोनों ही कंपैरिजन है, लेकिन डिफरेंट फ्रॉम होता है और देन माइन होता है, कॉस्टलियर देन होता है। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन डी में एरर है, इसमें करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड, हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी उधारी ना चुका सक रहा हो, उसको क्या बोलेंगे, बैंकरप्ट बोलेंगे ना, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है कि वो अपनी उधारी चुका सके। सो ऑप्शन डी बैंकरप्ट इज करेक्ट। तो आज के सेशन में इतना ही। इसकी पीडीएफ और ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, काफी यूजर फ्रेंडली ऐप है। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अगर कंटेंट पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।